प्रशांत बोस लंबे समय से जेल में थे, लेकिन माना जाता है कि नक्सलियों के ब्रेन ये थे। कि प्रशांत बोस एक जमाने में नक्सलियों के सबसे दूसरे बड़े नेता थे। तो कहां रहते थे और ठिकाना क्या था कि सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पाए? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार कैसे पूरे चीजों को कंट्रोल करते थे? देश के नक्सलियों के सबसे बड़े नेता प्रशांत बोस और कृष्णदा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लंबे समय से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद थे और उम्र के हिसाब से उन्हें कई बीमारियां थी। आखिरकार रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। माना जाता है कि नक्सलियों के वह ब्रेन थे और करीब 4 दशक तक नक्सल संगठन को 5 राज्यों में लीड कर रहे थे। इनके मौत के बाद कितना असर नक्सल संगठन पर पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है कि नक्सली चाहे जेल में रहे या बाहर, उनका नेटवर्क पूरी तरह से काम करता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राजेश तोमर हैं। अलग अलग झारखंड के कई बड़े नामी चैनलों में काम कर चुके हैं और नक्सल बीट को काफी करीब से देखा है। सर, स्वागत है आपका द न्यूज पोस्ट में। धन्यवाद समीर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशांत बोस लंबे समय से जेल में थे, लेकिन माना जाता है कि नक्सलियों के ब्रेन ये थे, तो कितना बड़ा नुकसान उस संगठन के लिए है, क्योंकि ऐसे समय में मौत हुई जब 31 मार्च को नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन भी तय की गई थी। देखिए, अगर नक्सलियों के डेडलाइन की बात करें तो 31 मार्च को यह डेडलाइन खत्म हो चुका है। लेकिन अगर नक्सलियों के जमाव की बात करें या बचे खुचे नक्सलियों की बात करें समीर, तो सारंडा में अभी कई बड़े नेता वहां पर हैं। मिसिर बेसरा वहां पर है। इसके अलावा वहां पर अनलदा के मारे जाने के बाद वहां पर दूसरे असीम मंडल हैं, वो वहां पर हैं और उनके कुछ कैडर हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि देश में छत्तीसगढ़ की बात हो, झारखंड की बात हो, बिहार की बात हो, बंगाल की बात हो, तो बंगाल और बिहार में नक्सलवाद बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का एक काफी बड़ा प्रभाव देखा जा रहा था, जो कि 2026-31 मार्च के बाद इनके संख्या में कमी आई है और कहीं ना कहीं नक्सलियों का कमर टूटा है। आपने कहा प्रशांत दा यानी कि प्रशांत बोस। देखिए, आपके दर्शकों को बता दें समीर कि प्रशांत बोस एक जमाने में नक्सलियों के सबसे दूसरे बड़े नेता थे। अगर आप पहले नेता की बात करें तो गणपति सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। गणपति और जो आपके प्रशांत दा हैं, इनकी अगर भूमिका देखें और नंबर 1 और नंबर 2 ये कैसे कहलाए, तो 2004 में जब एमसीसी आई, जो कि एक नक्सली संगठन था, और पीडब्ल्यूजी पीपुल्स वार ग्रुप, जो कि आंध्रा साइड में बहुत ही एक्टिव था और इसको लीड कर रहे थे गणपति और प्रशांत दा ने एक तरह से समझौता किया और फिर जो सीपीआई माओवाद है उसका जन्म होता है, यानी कि 2004 और 2005 की बात। उस जमाने में और तकरीबन 2014 तक सीपीआई माओवाद ये एक ऐसा संगठन बना जो कि बहुत ही घातक माना जा रहा था। कई इसने घटनाओं का अंजाम दिया और उसके बाद कई ऐसे नक्सली थे, कई बड़े नेता थे जिन पर करोड़ों का इनाम रखा गया। जो प्रशांत दा थे, प्रशांत दे काफी बीमार पड़ने हो चुके थे और आप कह सकते हैं कि तकरीबन 75-76 साल की उम्र में जब वो अपनी तथाकथित पत्नी शीला मारांडी के साथ खरसमा सरायकेला के यात्रा पे थे, क्योंकि हो सकता है कि वो सारंडा जा रहे हों, बीच रास्ते में जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसके आधार पर दोनों की गिरफ्तारी होती है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था झारखंड पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए और केंद्र के लिए। एक बड़े नक्सली नेता जो कि पॉलिट ब्यूरो सदस्य थे, केंद्र कमेटी के मेंबर थे और खासतौर पर जो ईस्टर्न रीजनल कमेटी थी उसका ये सदस्य था। तो एक बड़ा नुकसान पहुंचा था नक्सलियों को, कम से कम मॉरल ग्राउंड पे। जो प्रशांत दा हैं, नामी ग्रामी थे और इनके जो एक राजनीति जो उनका संगठन होता है नक्सलियों का, उसमें जो उनकी पकड़ थी, एक तरह से जो इस तरह के लोग होते हैं, चाहे वो प्रशांत दा हो या जो आपके किशन जी हैं। हालांकि किशन जी और किशन दा के बारे में हम आपको बताएंगे समीर, लेकिन किशन जी मिलिट्री विंग के हेड थे। यह भी कहा जाता है कि जो प्रशांत दा थे वो सीएमसी यानी कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो होता है नक्सलियों का, उसका भी ये प्रमुख किसी जमाने में हुआ करते थे। कुल मिलाकर गणपति और प्रशांत दा ये शीर्ष नेता थे और नक्सलियों के तमाम जो बड़े संगठन थे जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहा था, वहां पर ये कोऑर्डिनेट करते थे। तो कुल मिलाकर जब प्रशांत दा पकड़े गए तो नक्सलियों के लिए एक बड़ी क्षति थी, जिनकी गिरफ्तारी बड़ी क्षति थी। लेकिन जिस तरह से 1967 में या पहले कोई यूनियन ट्रेड में जुड़े, उसके बाद नक्सल आंदोलन में आए और देखते ही देखते इतने बड़े माओवादी कैसे बन गए, आखिर वजह क्या रही?
देखिए समीर, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी जो सीपीआई है, खासतौर पर जो वामपंथी पार्टियां हैं, वो उसमें भी थीं और इनकी सीटें भी आई थीं। बंगाल में काफ़ी सक्रिय था, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ ऐसे भी लोग थे, जिसमें कि चारू मजुमदार थे, जो कि नक्सलबाड़ी में नक्सलियों का एक तरह से शुरुआत जहां से हुआ था, वहां से जो चारू मजुमदार थे, उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। वो भी उसी जमाने में 1967 के जमाने में, जब नक्सलबाड़ी में इस तरह के आंदोलन सर उठा रहा था, तो किशन यानी कि प्रशांत बोस उसमें काफी एक्टिव हुआ करते थे। उससे पहले जो कॉमरेड वहां के हुआ करते थे, क्योंकि एक तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उद्योगीकरण है, उसमें इनकी भूमिका होती थी। ट्रेड यूनियन राजनीति से जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो माओवाद है उसके प्रति एक रुचि थी। लेनिनवाद, माओवाद इससे जुड़े थे और अपने मुहिम को इन्होंने आगे बढ़ाया। जब नक्सलिज्म बढ़ रहा था खासतौर पर वेस्ट बंगाल में, तब प्रशांत दा की भूमिका बड़ी मानी जा रही थी। अगर उनके पूरे जीवन काल की बात करें तो करीब तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस इनके खिलाफ पेंडिंग है, जो कि अलग अलग अदालतों में शायद उसकी सुनवाई चल रही होगी, कुछ में एक्विटल हुआ होगा, कुछ में उनको सजा हुई होगी। कुल मिलाकर अभी लंबे समय से वो जेल में थे। उनके निधन के बाद हालांकि प्रत्यक्ष रूप से कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा नक्सलियों को, लेकिन उनके जाने के बाद और जिस तरह से केंद्रीय जो फोर्सेस हैं, जो सीआरपीएफ है, जो ग्रेहाउंड है, जो झारखंड के फोर्सेस हैं, कार्रवाई कर रही थी, उसके लिए मोरल ग्राउंड पे कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है। समीर जी, अगर हम देखें, जैसा कि आपने बताया कि कैसे आखिर इतने बड़े माओवादी बन गए, अगर हम देखें तो 1967 और 2021 में इनकी गिरफ्तारी होती है। करीब 4 दशक तक यह लापता थे। चलता फिरता प्रेत भी लोग इन्हें मानते थे कि नक्सलियों की कहीं दिखते ही नहीं। और ऐसे समय एक बार खबर आई थी कि 1974 में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन कुछ दिन बाद बेल मिली थी, क्योंकि उतना बड़ा नाम नहीं था। तो कहाँ रहते थे और ठिकाना क्या था कि सुरक्षा बल के जवान नहीं पहुंच पाए? बिल्कुल समीर, देखिए एक बड़ा किदवंती है कि किशन दा और किशन जी, दो नामों में हमेशा भ्रम की स्थिति थी। किशन जी मिलिट्री विंग के प्रमुख थे। उनका जो कैडर हुआ करता था, जो इनका मारक दस्ता था, जो लाल सेना था, उसके साथ में उनका डायरेक्ट जुड़ाव था। लोग उनको किशन जी के नाम से जानता था, लेकिन प्रशांत दा को भी लोग किशन दा बोलते थे। अब दा और जी में थोड़ा फर्क था, लेकिन प्रशांत बोस और किशन दा ये हमेशा संगठन के पीछे काम करते रहे, उनके विचारधारा पे काम करते रहे। संगठन को जोड़ना, सूत्र बनाना, अलग अलग पॉलिट ब्यूरो को ये कोऑर्डिनेट करना, जो शीर्ष नेता था उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर इनके आदेश पे कहा जाता है कि इनके कहने पर उन घटनाओं को अंजाम दिया गया। चाहे वो झारखंड के चर्चित सांसद हत्याकांड हो, सुनील महतो की हत्या हो, चाहे वो रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो, तब भी इनका नाम सामने आया था कि प्रशांत बोस के कहने पर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था। यानी कि जो बड़ी घटनाएं होती थी उसमें इनका कहीं ना कहीं एक तरह से आदेश हुआ करता था। देखिए, नक्सली संगठन का अपना एक काम करने का तरीका होता है। अलग अलग इसके विंग होते हैं। कोई पॉलिटिकल विंग होता है, इसमें जैसे कि राज्य के अलग कमेटी होते हैं, उसी तरह से केंद्रीय कमेटी होती है, इसके रीजनल विंग होते हैं, रीजनल पॉलिट ब्यूरो होता है। तो तमाम तरह के जो इसके संगठन हैं, उस संगठन में प्रशांत दा की अपनी भूमिका थी। बड़े नेता थे, शीर्ष नेता थे, इनका कहा सभी लोग मानते थे। प्रशांत दा के कहने से कुछ हत्याएं हुई, ऐसा कहा जाता है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में किस तरह से दर्ज है उसको थोड़ा अनुसंधान करना होगा समीर, लेकिन प्रशांत दा निर्विवाद रूप से नंबर 1 नक्सली थे। और जब वो उनकी गिरफ्तारी हुई तब वो 1 करोड़ के नक्सली थे। उनके साथ में शीला मरांडी, जो कि गिरिडीह की रहने वाली थी, उसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक प्रशांत दा भी रहे, जो झुमरा पहाड़ का इलाका है। अब किस तरह से ये छिपे रहे, लेकिन तकरीबन 40 से 50 साल तक अगर कोई बड़ा नक्सली नेता छिपा रहे और लोग उनको ना जाने, तो कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों के लिए और इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा फेलियर था। लेकिन नक्सली जैसे ही प्रशांत बोस की गिरफ्तारी होती है और इनके प्रोफाइल के बारे में जब लोगों को जानकारी मिलती है, तो लोगों ने एक तरह से कहा, मतलब ये एक चौंकाने वाली खबर थी कि प्रशांत दा बड़ी आराम से पकड़े गए। तब भी ये बीमार थे और पत्नी शीला मरांडी के साथ संभवतः जो उनका डिप्लॉयमेंट होता है वो झुमरा से सरंडा की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में पकड़े गए। एक बड़ी सफलता थी और यहां से काफी टिप ऑफ मिला। उसके बाद कई कार्रवाई हुई, कई और नक्सली नेता पकड़े गए, तो कह सकते हैं सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। अब इस निधन की खबर के बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक बड़ा झटका तो है ही, चूंकि एक ब्रेन माने जाते थे, कम से कम नाम जिंदा था, तो इनके संगठन में जो इनके प्रति सम्मान था या जो काम करने के तौर तरीके थे, ऐसे कई नेता जो कि अभी नेटवर्क में है, भले सक्रिय ना हो, उनके लिए भी एक बड़ी क्षति है समीर। अगर हम देखें तो जिस तरह से आपने बताया कि पत्नी गिरिडीह के रहने वाली थी, ये खुद पश्चिम बंगाल के थे, लेकिन झारखंड कैसे पहुंच गए? गिरिडीह के इलाके को चुना और वहां से नक्सल मूवमेंट को तेज किया, झारखंड में कैसे फैलाना है? देखिए, इसको बहुत तरीके से समझना होगा समीर। 1967 में जो नक्सलबाड़ी इलाका था, वहां से जब नक्सलियों की उत्पत्ति हुई, तो वो सीधा पहले जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब यही इलाका जो सरंडा का इलाका है, जो चाईबासा का इलाका है, जो जमशेदपुर का इलाका है, इससे लगे जो इलाका है, चाहे वो बोकारो का इलाका हो या फिर गिरिडीह का इलाका हो, जो जंगली परिक्षेत्र थे, वो इनके लिए सेफ पैसेज था और ये इलाका रेड कॉरिडोर कहने लगा।
अगर आप बूढ़ा पहाड़ की बात करें, जो बिहार सटा इलाका था, वहां से लेकर छत्तीसगढ़ तक, दंतेवाड़ा तक, वो जो एक फॉरेस्ट का बड़ा रेंज है, वो उनके लिए सेफ पैसेज था। जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका था, काफी दुर्दांत कहलाता था। अगर आप सरंडा की बात करें तो सरंडा का जो पैसेज है, चाहे वो बिहार से जुड़ता हो, बंगाल से जुड़ता हो, वो तमाम इलाके रेड कैरिडोर था। और वहां पर नक्सलियों का जो मोमेंट था, जो ग्रामीण के वहां पर उनको सपोर्ट मिला हुआ था, उसकी वजह से उन पर हाथ लगाना इतना आसान नहीं था। जब सुरक्षा बलों ने इनके खिलाफ 2014 के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई, तब ये स्प्रिंटर ग्रुप के रूप में अलग अलग जगहों पर ये कॉन्सेंट्रेटेड हुए। छत्तीसगढ़ इनका एक बड़ा इलाका हुआ। हिड़मा वहां पर एक तरह से उनको लीड करा था, वो भी मिलिट्री कमीशन से जुड़ा बंदा था। उसके मरने के बाद, उसके मारे जाने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का कमर टूटा, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोगों की वहां पर गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों ने सरेंडर किया। देव जी जैसे एक बड़े नेता थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। झारखंड में आज भी मिस्र बेच रहे हैं, झारखंड में आज भी असीम है। हालांकि अनलदा की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। अब जो बचा खुचा टुकड़ी है, जहां से चूंकि एक नक्सलवाद, देखिए मानिए जब मत मानिए, संख्या को अगर छोड़ दें तो एक कहीं ना कहीं विचारधारा है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगली परिक्षेत्र में, आदिवासियों के बीच में आज भी इनको समर्थन हासिल है। अब इनके मारे जाने के बाद मोरल ग्राउंड पर जरूर इनको नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से, चूंकि अभी फिलहाल ये बैकफुट पर है, केंद्रीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इंटेलिजेंस काफी मजबूत है। अब आने वाले समय में नक्सली लगातार कमजोर होता जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सली पूरे देश से संपूर्ण रूप से इनकी समाप्ति हो जाएगी। देश के दूसरे सबसे बड़े नक्सली नेता इन्हें माना जाता था और झारखंड इनका एक तरह से बेस था। और यहाँ से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार कैसे पूरे चीजों को कंट्रोल करते थे, क्योंकि इनके पास तो कम्युनिकेशन का वैसा कोई डिवाइस भी नहीं होता था। नहीं समीर, इनके पास लोकल कम्युनिकेशन के सारे डिवाइस होते थे। इनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स थे, अच्छे आर्म्स थे। चूंकि ये इंटरनेशनल कुछ एजेंसियों से भी जुड़े हुए थे, इसका खुलासा कई बार समय समय पर हुआ। कुछ विदेशी हथियार भी इनके पास से बरामद हुए। जो नक्सलियों का संगठन है, जो इनका मिलिट्री विंग है, चाहे वो रीजनल पॉलिट ब्यूरो हो, चाहे वो स्टेट कमेटी हो, चाहे वो इनका सेंट्रल कमेटी हो, इनका आपस में एक अलग सा सामंजस्य है। और इसको समझना आज तक बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं है। कोई दावा नहीं कर सकता, सिर्फ आप कह सकते हैं जो मीडिया रिपोर्ट है। लेकिन इस संगठन में जो इनकी क्षमता थी, उसको लगातार हमला करने के बाद जो सुरक्षा बल थे, जब एसटीएफ फोर्स जब गठन हुआ, चाहे वो आप तमिलनाडु की बात करें, वहां पर जब ग्रेहाउंड फोर्सेज हुआ, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर स्पेशलाइज्ड फोर्स तैयार किया गया, झारखंड में जगुआर बना, इनके खिलाफ जब संगठित लड़ाई हुई तो इनको थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अगर प्रशांत दा की बात करें, किशन जी की बात करें या गणपति की बात करें, ये कहीं भी मोमेंट लेते हैं, एक साधारण सा दिखने वाला बंदा, लेकिन इनका शिक्षा दीक्षा का स्तर देखें, ये काफी पढ़े लिखे लोग थे और इनका अपना एक मोमेंट था और अलग अलग कमेटी को कोऑर्डिनेट करते थे। कम्युनिकेशन का साधन क्या था वो बहुत सही ढंग से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लगातार यात्रा पे होते थे। इनकी पहचान छिपी होती थी, इनको पहचानना इतना आसान नहीं होता था। तो यही कारण है कि इंटेलिजेंस के पास बहुत सूचनाएं नहीं होती थी। ग्रामीणों में इतना पैट था, भय था, खौफ था कि इनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलता। वो जब इंटेलिजेंस और पूरी फोर्सेज इनके पीछे लगी, तब कहीं से कुछ लीकेज हुआ और उसके आधार पर कार्रवाई हुई, जिसके आधार से प्रशांत बोस पकड़े गए या किशन जी मारे गए। जब तक कि आप ग्रामीणों को अपने साथ नहीं जोड़ते, आपके पास सूचना लीक होने की संभावनाएं कम होती हैं। फिलहाल सुखद पहलू ये है कि नक्सली कमजोर हुए हैं, सुरक्षा बल मजबूत हुआ है, लेकिन नक्सली चूंकि सिर्फ लोग नहीं है, संख्या नहीं है, एक विचारधारा है। जब तक लोग सफर करेंगे, आमतौर पर ऐसे संगठन की तरफ लोग अट्रैक्ट होते रहे, यही इतिहास भी है। चाहे वह हिंडमा की बात करें, चाहे आप यहाँ पर मिश्र बेसरा की बात करें, सबके अगर आप इनके ग्राउंड लेवल स्टडी करें, इनके अगर पूरे जीवन को आप देखें, तो कहीं ना कहीं ये सफर रहे हैं और आदिवासी आंदोलन के आधार पर, जमीन के आधार पर कहीं ना कहीं उस भावना से जुड़ते हुए नक्सलिज्म से जुड़े। हालांकि इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से इनको जन समर्थन हासिल हुआ वो एक चौंकाने वाला पहलू था। और लंबे समय 50-60 साल तक, अगर 5-6 दशक तक अगर नक्सली पूरे देश में सक्रिय रहा और आज तक सक्रिय है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो संगठन है वो कितना मजबूत होगा और वो कितना जो इनके जो सेटअप है, जो इनका संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है कि आज तक ये सर्वाइव कर रहा है और लगातार पुलिस साथ में मुठभेड़ हो रहा है। हम दावा कर रहे हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, नक्सली खत्म हो गया। कब खत्म होंगे ये अभी कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी मिश्र बेसरा जिंदा है, आज भी असीम मंडल हैं, इनके तरह और भी कई बड़े कमांडर्स हैं जो जिंदा हैं। तो अभी फिलहाल नक्सली जरूर कम हुए हैं। नक्सलिज्म एक विचारधारा है, उसको खत्म करना होगा। अब जो सरेंडर लोगों ने किया है उनके लिए पॉलिसी सरकार को लानी होगी, नहीं तो वो वापस जा सकते हैं, कुछ हत्याएं हो सकती हैं, चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो अब पुलिस के लिए, फोर्सेस के लिए, पूरे देश के लिए एक चुनौती होगा कि किस तरह नक्सलिज्म को खत्म करें और लोगों को मुख्य धारा में जोड़ें ताकि संपूर्ण रूप से इसकी समाप्ति हो पाए। अभी आप कुछ देर पहले गणपति की भी बात कर रहे थे कि नंबर 1 वो भी लंबे समय से फरार है, तो
आपने बताया कि कैसे दो संगठन का विलय होता है, फिर सीपीआई माओवादी बनता है। तो गणपति अभी भी कैसे बचा हुआ है, और उसकी तस्वीर अगर देखें तो 30 साल पहले की, उसके बाद एक आज तक तस्वीर तक सामने नहीं देखिए, आई। गणपति के बारे में कई खबरें आती हैं। कहा जाता है कि गणपति की मौत हो गई, कुछ लोगों का कहना है कि गणपति अरेस्ट हुए, कुछ लोगों का कहना है कि गणपति इनकाउंटर मारे गए। लेकिन कोई भी आज तक मीडिया रिपोर्ट ये तथ्य या ये सत्यता साबित नहीं करता कि गणपति आज नहीं है। देखिए, प्रशांत बोस नहीं रहे, ऑन रिकॉर्ड। किशन जी मारे गए, ऑन रिकॉर्ड है। मिसिर बेसरा जिंदा है, वो सबके सामने है। जी। असीम मंडल है, वो सामने है। देव जी वो सरेंडर कर चुके हैं। इसके अलावा सिर्फ नक्सली सिर्फ इतने ही नहीं है, ये कुछ इनामी लोग हैं जो उनके सामने हैं। कई आज भी ऐसे लोग हैं जिनके शायद संभवतः पुलिस और सुरक्षा बलों के पास उनका आंकड़ा हो और उनकी सूचना हो, जो संवेदनशील हो सकता है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आज भी नक्सलियों की एक बड़ी संख्या है जो अलग अलग जगहों पे है, चूंकि आज परिस्थितियां उनकी विपरीत हैं। लेकिन सारंडा में आज भी मिसिर बेसरा चुनौती बने हैं, यह सच है। जहां तक आपने कहा कि गणपति की बात, गणपति पीडब्ल्यूजी के प्रमुख थे। वो एक बड़ा टेरर उन्होंने क्रिएट किया था। जब आंध्र पुलिस उन पर कार्रवाई शुरू किया, खासकर जब ग्रेहाउंड का जब वहां पर फॉर्मेशन हुआ, तो लगातार कार्रवाई हुई नक्सलियों के खिलाफ में। उसके बाद कहा जाता है कि गणपति उन इलाकों को छोड़ दिया। अब चूंकि संगठन इनका इतना कॉम्प्लिकेटेड है और अलग अलग जगहों पे इतना मजबूती से संगठित है कि कौन सा बंदा कहां पर जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन सब तब परिस्थितियां थी कि गणपति का जो पीडब्ल्यूजी था और जब झारखंड में और बिहार में उस समय तत्कालीन जो संगठन था एमसीसीआई, वो दोनों एक तरह से आपस में उन्होंने एक वार्ता की। चूंकि एक दूसरे को सुरक्षा की जरूरत थी, एक दूसरे के मोमेंट की जरूरत थी, छिपने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, तो ये आपस में एक विलय किए और 2004-2005 में सीपीआई माओवादी का निर्माण हुआ। तब गणपति का भी यही इंटरेस्ट था कि हम अपने आप को सुरक्षित करें, कैडर का मोमेंट हम आसान करें, मोमेंटम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जो आंदोलन है उसको थोड़ा बड़ा किया जाए। इस उद्देश्य से इस संगठन को किया गया था। लेकिन 2014 के बाद, 2005 से लेकर 2014 तक इन्होंने कई बड़े बड़े हमले किए, पुलिस पर किए, बड़े नेता मारे गए, कई बड़े हमले हुए पुलिस बलों पर। लेकिन 2014 के बाद लगातार धीरे धीरे हमला कम हुआ। पुलिस अपने आप को मजबूत करती रही, सेंट्रल फोर्सेस कंबाइंड हुई इनके साथ में, एसटीएफ बनाया गया और इनके खिलाफ जब अभियान चलाए गए तब नक्सली कहीं ना कहीं पीछे गए। जन समर्थन भी कहीं ना कहीं इनसे दूर हटा और पुलिस को और सरकार को काफी सफलताएं मिली। नक्सलियों के टॉपिक पर हम और भी बात करेंगे, समय का थोड़ा अभाव है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे कैसे आखिर झारखंड से लेकर बंगाल और छत्तीसगढ़ तक नक्सलवाद पनपा और अब आखिरी दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे आप द न्यूज पोस्ट के साथ। आपको नक्सल गतिविधि से जुड़ी हर अपडेट, कैसा ऑपरेशन चल रहा है, कौन बड़े नक्सली है, उनकी कहानी आपको सिर्फ द न्यूज पोस्ट पर हम लेकर आएंगे। कई खबरों में हमारे साथ स्टोरी में सीनियर पत्रकार राजेश तोमर सर होंगे।